नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, ये जो पहली क्लास आने जा रही है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है जो वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे आरपीएफ एसआई, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, टिकट कलेक्टर, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि की कक्षाओं के लिए ये वीडियो उपयोगी होगी। और जब जब भी इस कक्षा को कोई भी छात्र देखेगा तो उसके पढ़ने का नजरिया अपने आप बदल जाएगा तथा 100% एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चन को वो करके आएगा। तो आइए इस क्लास को बड़े बेसिक से और एक कहानी के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ और भारतीय संविधान के पहले चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आपकी पकड़ मजबूत बनाता हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में एक नोट कीजिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये आपका चैप्टर 1 है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, मेरी राइटिंग से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं बोल रहा हूँ उसको स्वीकार कीजिए और उसको अपनी कॉपी में लिखते रहना, ठीक है? देखो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार महारानी एलिजाबेथ ने दिया, है ना? लेकिन उससे पीछे की जो कहानी है उससे भी आपको जानने की जरूरत है, समझे? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है व्यापार से। व्यापार, जब तक वो व्यापार कर रहे थे ठीक था, लेकिन वो व्यापार करने के उद्देश्य से राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे, जैसा आप पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना है, वनडे एग्जाम के लिए हमें देखने होते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमसे पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां से पहला फैक्ट ये आता है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ये आप नोट याद रखने का। और महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम चार्टर एक्ट के रूप में प्रथम चार्टर एक्ट के रूप में प्रथम चार्टर एक्ट के रूप में व्यापार करने की अनुमति दी। व्यापार करने की अनुमति दी। यहां तक ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हो गया? आइए अब मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए दोस्तों, जब महारानी एलिजाबेथ ने व्यापार करने की अनुमति दे दी तो उससे क्या हुआ दोस्तों, उससे निम्न अधिनियमों का विकास हुआ। इससे क्या हुआ? निम्न अधिनियमों का विकास हुआ। निम्न अधिनियमों का क्या हुआ? विकास हुआ। दोस्तों, ये नियम अधिनियम को हम क्या कहते हैं? एक्ट। सबसे पहला एक्ट आपका कौन सा आता है? सबसे पहले मैं शुरू से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम 1599 ई में पढ़ते हैं। 1599 ई में इस कंपनी की नींव रखी गई थी। जिस समय इसका जो नाम था, जिस समय दोस्तों इसका जो नाम था वो नाम आप लिखिए, गवर्नेंस एंड कंपनी। गवर्नेंस एंड कंपनी। गवर्नेंस एंड कंपनी। गवर्नेंस एंड कंपनी। गवर्नेंस एंड कंपनी ऑफ। गवर्नेंस एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। मर्चेंट्स ऑफ मर्चेंट्स ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये इसका नाम था जब 1599 ई में इस कंपनी की शुरुआत हुई। गवर्नेंस एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। उसके बाद क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इसका नाम हुआ। ये आपके एक फैक्ट हो गया कवर। चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूं। इस
जब शुरू में व्यापार की शुरुआत हुई तो इस नाम से व्यापार की शुरुआत हुई थी। यह बात आपको एक फैक्ट याद रखना है। जब इस कंपनी की शुरुआत हुई तो इस नाम से शुरुआत हुई। उसके बाद आगे चलकर इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाने लगा। अब आइए 1600 ईस्वी में बात करते हैं। एक्ट 1600 ईस्वी में जब प्रथम चार्टर एक्ट है 1600 ईस्वी, उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, आइए उनको भी देखते हैं हम। तो चलिए आप अपनी कॉपी में डालिए 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम चार्टर एक्ट। यहां पे मैं लिख रहा हूं 1600 ईस्वी प्रथम चार्टर एक्ट। आइए जानते हैं 1600 ईस्वी प्रथम चार्टर एक्ट की विशेषताएं क्या क्या थी। मैं यहाँ पे फैक्ट के रूप में लिखता रहूंगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, आप याद रखना, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ठीक है। एक फैक्ट देखो, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में होता क्या है दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की प्रथम आज्ञा से ईस्ट इंडिया कंपनी में 15, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ इसमें होता क्या है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार के एकाधिकार प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। आज्ञा से एक पत्र भेजा जाता है, जिस पत्र में उनके हस्ताक्षर से पूर्वी क्षेत्रों में ये अधिकार प्राप्त किए जाते हैं, राइट। और इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है, कंपनी के जो कंपनी का शासन है दोस्तों, जो कंपनी का शासन है, मान लीजिए जब कंपनी है तो कंपनी को चलाने के लिए एक शासन चाहिए होगा ना, एक वे चाहिए होगा कि उस वे में वो कंपनी काम करे। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, कंपनी में शासन की समस्त शक्ति थी वो गवर्नर, और उसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें निहित थी। कार्यकारिणी मतलब गवर्नर, और जो कार्यकारिणी परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद थी, शुरू में क्या था, इन दोनों में ही शक्ति निहित थी भारतीय शासन की। भारतीय शासन कैसा दोस्तों, भारतीय शासन कैसा, भारतीय शासन व्यापार का, कि कोई भी मतलब कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रही कंपनी, उसके लिए गवर्नर और कार्यकारिणी, ये फैक्ट याद रखना, इन दोनों में ही शक्तियां किसकी निहित थी, भारतीय शासन की, ठीक है। 1600 ईस्वी में एक फैक्ट आपके, ये फैक्ट, ये दो फैक्ट आपके यहां से तैयार हो गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा फैक्ट मैं आपको बताता हूं। इसमें दूसरा फैक्ट क्या है, उस पर भी विचार करते हैं। जो दूसरा फैक्ट है, इसमें ये कहा गया है, मतलब जो अलग अलग नगर थे जैसे बंबई, मद्रास, पटेंसी, उनके लिए गवर्नर को उनके अधीन बना दिया गया है ना, और अलग अलग नगर बना दिए गए हैं ना, ठीक है। इसमें इतना ही है। उसके बाद आपका एक एक्ट आता है 1726 का, 1726 ई का एक्ट क्या कहता है, आइए इसमें भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ दोस्तों, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसमें होता क्या है, कलकत्ता, बंबई, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, इनके गवर्नर, ध्यान दीजिएगा, इनके गवर्नर अलग अलग, कलकत्ता, बंबई, मद्रास के गवर्नर वे उसकी परिषद, जो कार्यकारिणी परिषद थी, वह उसकी परिषद, ध्यान रखना, गवर्नर
वह उसकी परिषद, गवर्नर वह उसकी परिषद को, यहाँ पे ये याद रखना, इनको विधि निर्माण, विधि निर्माण, विधि निर्माण की शक्ति दी गई। मतलब कोई भी नियम ये बना सकते हैं इन क्षेत्रों के लिए, इन क्षेत्रों के लिए कंपनी के आंतरिक मामलों में। याद हो गया ना? हो गया ना याद? आप बताइए। देखो क्या हुआ, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, गवर्नर व उसकी परिषद क्या कर सकते हैं, विधि निर्माण एवं शक्ति नियम से कुछ भी क्षेत्रों में कोई भी नियम बना सकते हैं। नंबर एक बात इसमें ये कही गई। और इससे पहले क्या था, जो मैंने आपको बताया, ये जो शक्ति थी, इससे पहले इंग्लैंड के कंपनी के ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके हाथों में थी। ठीक है, इसमें बस इतना ही, इसमें से इतना ही फैक्ट पूछेगा। आइए उसके आगे बात करता हूं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये क्या एक्ट था, इसके बारे में जानते हैं। जो भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये सबसे ज्यादा फेवरेट है यूपीएसआई का, जो यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा चयन भर्ती होती है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कांस्टेबल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आरपीएफ एसआई का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तो चलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। देखो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और इस एक्ट को 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया, है ना। 1773 में इस एक्ट को ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया, जिसे 1774 में लागू किया गया। पहला पॉइंट डालिए, 1773 में तो ये पास हुआ, किससे, ब्रिटिश संसद से, और 1774 में ये लागू हुआ। जब ये लागू हुआ 1774 में, तो इस अधिनियम के तहत कुछ प्रावधान किए गए, इस अधिनियम के तहत कुछ प्रावधान किए गए। आइए उन प्रावधानों पर नजर डालते हैं जो पेपर की दृष्टि से थोड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। राइट, पहला प्रावधान क्या किया गया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1 वर्ष तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया भाई। पहला, 1 वर्ष तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया। जो इनका 1 वर्ष के स्थान पर जो इनका शासनकाल होता था ना, वो 4 वर्ष कर दिया, शासनकाल 4 वर्ष कर दिया। पहला पॉइंट तो ये आप नोट कीजिए। दूसरा पॉइंट आप एक नोट कीजिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 4 वर्ष के स्थान पर इनका जो शासनकाल था 1 वर्ष के स्थान पर 4 साल कर दिया गया। और दूसरा पॉइंट इसमें ये किया गया कि जो मद्रास बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन थे ना, उनको फोर्ट विलियम बंगाल के प्रशासक को अब अंग्रेजों क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अच्छा, बताओ, उसके सहयोग के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी भी बनाए गए। देखो मैं आपको बताता हूं, जो शुरू में गवर्नर थे प्लस परिषद थी, अब उसमें तब्दीली कर दी गई। अब उसमें 4 सदस्य सहयोग के लिए स्थापित कर दिए गए। बस यहाँ पे ये याद रखना है, लैंग्वेज ज्यादा हार्ड हो जाएगी, तो यहाँ पे ये याद रखो कि भाई दूसरे में ये हुआ 4 सदस्य सहयोग के लिए कार्यकारिणी परिषद में स्थापित कर दी। छुट्टी ये याद कर लो, बस में स्थापित कर दिए। हो गया दूसरा भी याद। तीसरा बताइए, तीसरा इसमें ये कहा गया है दोस्तों, तीसरा इसमें ये कहा गया है कि गवर्नर जनरल को जो नियम बनाने
तथा अध्यादेश पारित करने का अधिकार दिया गया। सपरिषद मतलब बनाई गई तथा सपरिषद गवर्नर जनरल को नियम बनाने, अध्यादेश पारित करने का अधिकार दिया गया। और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत सबसे पहले कलकत्ता में इस एक्ट के तहत सबसे पहले कलकत्ता में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। याद रहेगा आप लोगों को? इस एक्ट के तहत सबसे पहले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, राइट। उसके बाद कर्मचारियों को जो निजी व्यापार था, देखो कर्मचारी क्या करते थे, वो निजी व्यापार भी करते थे। तो चौथा पॉइंट आपको ये लिखना है, कर्मचारियों के जो निजी व्यापार था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बस ये 1773 की कुछ रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ प्रावधान थे, ये प्रावधान थे और इसकी विशेषताएं अलग है, ये भी बात ध्यान रखना। विशेषताएं देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं। आइए विशेषताओं पर भी नजर डालते हैं। विशेषताएं आप नोट कीजिए। पहली विशेषता लिखिए, पहली बार सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित और नियंत्रित किया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी के शासन विनियमित का मतलब होता है जो लेन देन, वह शासन को नियंत्रित किया गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसमें सिर्फ व्यापारिक कार्यों को मान्यता प्राप्त थी। लेकिन अब क्या हुआ? राजनीतिक कार्यों के लिए इस एक्ट के तहत मान्यता मिल गई। राजनीतिक कार्यों के लिए इस एक्ट के तहत मान्यता मिल गई, जो कि अब तक प्रशासनिक कार्यों के लिए थी बच्चों, ठीक है। पहली बार इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अगर पूछ ले केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के तहत रखी गई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रखी गई, ठीक है। और बंगाल के गवर्नर जनरल को इस एक्ट के तहत, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आने वाले हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। बेटा ये आप रट के जाना, आएगा, मैंने कह दिया आएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल का पद दिया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, राइट। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, एवं इसकी सहायता के लिए 4 परिषद सदस्य, जो कार्यकारिणी परिषद सदस्य थी, उनका गठन किया गया। ये भी इसमें याद रखना। जब बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल का पद दिया गया इस एक्ट के तहत, तो इसके साथ 4 परिषद गठन भी किया गया कार्यकारिणी परिषद का, ये भी पूछ लेगा। उसके बाद क्या होता है, 1774 में इस एक्ट के तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई कलकत्ता में, ठीक है। और उसका नाम भी पूछ लेगा दोस्तों, नाम भी पूछ लेगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं अलग, ये अलग लिख देता हूं मैं, आने वाले पे क्वेश्चन है बच्चों। जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में, तो इसके प्रथम न्यायाधीश पूछ लेगा, इसके प्रथम न्यायाधीश नाम नोट कीजिए। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? इसके प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, ठीक है, सर एलिजा इम्पे।
नाम नोट याद रखना आएगा। दूसरा, उपन्यायाधीश कौन थे? उपन्यायाधीश पूछ ले अगर, तो उपन्यायाधीश थे लिमेस्टर तथा हाइड। लिमेस्टर, हाइड ये उपन्यायाधीश थे, याद कर लेना, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और राजनीतिक एवं सैन्य मामलों के लिए ब्रिटिश सरकार, देखो जो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसमें शक्तियां निहित कर दी गई, गवर्नर जनरल के सदस्यों से शक्ति छीनकर। और एक और काम किया कि अब जो सैन्य मामले थे और जो राजनीतिक मामले थे उनमें इनको बताना जरूरी समझा गया। तो आज हम दोस्तों यहीं तक इसको कक्षा करते हैं। कल 1781 से लेकर के 1813 के चार्टर एक्ट तक मैं आपको समझा दूंगा और आशा करता हूँ कि इनसे जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो सभी विगत परीक्षाओं में छूटे ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।